पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ोइंग को गॉड स्लेयर का नाम मिल चुका था। इस वजह से उसको अपनी जगह बदलनी पड़ती है। मतलब जहां पर भी वो जा रहा था ना, वहां पर दुश्मन आते, उसके ऊपर अटैक करते, उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ज़ोइंग किसी नई जगह की तलाश में था जहां पर वो सुकून से बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर पाएगा, अपनी पावर को इंक्रीज कर पाएगा। लेकिन उसको ऐसी जगह मिल ही नहीं रही थी। हर तरफ खाली दुश्मनों का ही आना जाना लगा रहता और उसको दुश्मनों से फाइट करनी पड़ती है। ऐसा ही एक दुश्मन था जो कि एक ऑफिसर होता है, उसके साथ भी ज़ोइंग फाइट करता और फाइट ही क्या करता है कि उसको मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ देता है और उसकी पूरी कल्टीवेशन ब्रेक कर देता है। जिस वजह से तो सारे के सारे लोगों में एकदम दहशत मच चुकी थी कि ज़ोइंग जो है वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। इसलिए जो भी उससे फाइट करने जाए 10 बार सोच समझ के जाए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नोट दिखाया जाता है जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इमॉर्टल्स और ह्यूमंस की जो जिंदगी होती है उसके कुछ लिमिट्स होते हैं और वो उसी लिमिट के हिसाब से चलते हैं। इमॉर्टल्स जो होते हैं वो अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं और उनको हेवन में जाने का मौका मिलता है। लेकिन नॉर्मल इंसान जो कि मॉडल वगैरह होते हैं उनको इमॉर्टल की हमेशा रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, उसके सामने सर झुकाना पड़ता है। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते और यही हेवन का रूल है जो कि हेवन ने बनाया है। सारी प्रिविलेज तो मिल जाती है इमॉर्टल को और मॉडल इंसान वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस रूल को तोड़ दिया जाए। अब ये बात कह कौन रहा था, किसने ये नोट लिखा, वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, सिर्फ नोट दिखाया गया। उसके बाद ये एपिसोड शुरू होता है और हम यहाँ पर एक लड़की को देख पाते हैं जिसने एक बंदे को पकड़ा हुआ था और बड़ी बेरहमी से वो यहाँ पर उस बंदे की जान ले लेती है। वो कहने लग जाती है कि ज़ोंडू किंगडम को हमने काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया क्योंकि वहां की एक पूरी की पूरी सिटी को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। सिटी के अंदर जितने भी इंसान मौजूद है सबकी हमने जान ले लिया। लड़की का नाम था लेडी शीशान और उसके साथ एक बंदा भी होता है जिसका नाम था मास्टर जियांग। शीशान कह रही थी कि हमने यहाँ पर वो जो प्लेग डीटी थी उसको भी मार दिया जो कि इस जगह की रक्षा करती थी। तो जो मास्टर जियांग था वो कहने लग जाता है कि तुमने उसको मार दिया है तो जिसकी हम तलाश में है वो सील ग्राउंड को ओपन करने में, तो वो कैसा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुझे बस मेरे प्लान से मतलब है, मेरा प्लान सफल हो जाए, उसको तुम्हें किस तरह से सफल करवाना है वो तुम देख लो। और ये छोटे मोटे मॉडल्स को मारना है तो एक सिटी के जितनी सिटी को मारना है उतनी सिटी को हम मार कर बिछा देंगे वहां पर, बस प्लान में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो लेडी शीशान भी कहती कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारा प्लान बिल्कुल सफल रहेगा। पता नहीं है कौन सा प्लान बनाए थे लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने के बारे में ये जरूर कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर लाइटनिंग सिटी की वो जो मॉन्स्टर वगैरह थे ना उनको देख पाते हैं। वो भी गए हुए थे ज़ोइंग को ढूंढने के लिए, लेकिन वो फंस चुके थे। वही सोल जो आई थी ना यहाँ पर अचानक में आ गई थी एकदम लहर के साथ और सोल जिस भी रास्ते में देखती चीजों को उसको मारते जाती थी। तो उसी के बीच में ये लोग फंस चुके थे। वो जो उन डीमंस और मॉन्स्टर जो है उनका बॉस वो भेड़िया सबसे पहले अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है। उसके साथी वगैरह से रिक्वेस्ट करे थे कि बॉस हमें बचा लीजिए, लेकिन उस भेड़िए को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सभी को पीछे फेंकता है और अपने साथियों के पीछे छोड़ने के बाद वो वहां से आगे बढ़ चुका था। उसके साथी जो थे शायद यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन वो जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर ज़ोइंग कल्टीवेशन कर रहा था और ज़ोइंग को इसकी खबर लग जाती है कि यहाँ पर ये भेड़िया आया है। तो अभी ज़ोइंग यहाँ पर कुछ कर पाता है कि इससे पहले वहां पर ज़ाओ किंगडम वाला वो प्रिजन वार्डन वो वूचेन, तो यहाँ पर जैसे ही भेड़िया उस वूचेन को देखता है वो उससे कहना चाहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तू सच में यहाँ पर ज़ोइंग को ढूंढने के लिए आया, क्योंकि मैं भी यहाँ पर उसी को ढूंढने के लिए आया हुआ। तो वूचेन कहना चाहता है कि हाँ मैं भी उसी को ढूंढने के लिए आया और मैं अपना मकसद किसी भी तरह से पूरा करके रहूंगा। तो ये सुनकर वो जो भेड़िया था वो कहना चाहता है कि देखो अभी हम दोनों की फाइट से बड़ी चीज क्या है, ये जो सोल्स वगैरह यहाँ पे भटक रही है ना, वो अगर वो हमारे ऊपर चढ़ गई तो हमारी जान ले लेगी। इसलिए एक काम करते हैं, एक दूसरे की पहले मदद करते हैं और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम वापस से ढूंढने के लिए आएंगे ज़ोइंग को, क्योंकि सोल्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है इस इलाके में कि वो कभी भी हमारी जान ले सकती है। तो इसलिए ये दोनों एक साथ ही वहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे आगे बढ़े थे ना वहां पर ज़ोइंग आकर पहुंच जाता है और वो दोनों से कहना चाहते कि अरे अरे देखो तो जरा, आए थे मुझे ढूंढने के लिए, अपनी जान बचाकर ऐसे ही भाग रहे, अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं तुम लोगों के साथ और अभी से भागने लग गए। वैसे मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि देखो सिचुएशन तो खराब हमारे ऊपर भी है ना, मतलब सोल तो यहाँ पर भी आ जाएगी, तो अगर हम तीनों मिलकर फाइट करेंगे तो तीनों को दिक्कत आएगी और सोल तीनों को खत्म कर सकती है। तो क्या बोलते हो, एक साथ आपस में बैठकर बातें करें क्या, मस्त चाय वाय पियेंगे, एक साथ बैठेंगे। उन दोनों के पास कोई रास्ता भी नहीं था तो वो भी यहाँ पर ज़ोइंग के साथ आग जलाकर बैठ जाते हैं इंतजार में कि कहीं सोल यहाँ से निकल जाए तो उसके बाद हमारी जान बच जाएगी। वो जो वूचेन था वो यहाँ पर ज़ोइंग से कहना चाहता है कि अपराधी कहीं के, तुझे पता ना तूने कितने अपराध किए हैं और तेरे ऊपर कितने अरेस्ट वारंट छपे हुए, मैं तुझे वही बताने के लिए आया हुआ हूँ। तो ये सुनकर ज़ोइंग कहना चाहती कि अच्छा तो अरेस्ट वारंट हटाने के लिए कुछ पैसे चाहिए क्या, वैसे मेरे पास अभी पैसे तो है नहीं, बोलो तो 2-4 सिक्के आपको दे दूं आपका मुंह बंद करने के लिए। तो ये सुनकर यहाँ पर वो वूचेन कहना चाहता है कि तुझे मैं घूस लेने वाला दिखता हूँ क्या, मैं यहाँ पर तुझे कभी माफ नहीं कर सकता तेरे अपराधों के लिए, तू बचेगा नहीं। तूने जो गॉड्स को मारा है ना वो बहुत बड़ा क्राइम है और इसकी सजा तुझे मिलकर आएगी, माफी नहीं मिलने वाली तुझे। तो ज़ोइंग कहना चाहता है कि अगर तू मुझसे पैसे मांगा हो तो ना मुंह बंद करने के लिए, तो मैं तुझे पैसे देने के बारे में सोचता भी, लेकिन जब तू मेरी जान चाहता है तो जान का बदला जान होता है, मैं उल्टा तेरी जान लूंगा, तुझे कुत्तों की तरह मारूंगा कि तेरी लाश कहीं नहीं मिलेगी।
तो ये सुनकर वूचन गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो जो भेड़िया था ना वो उससे कहना चाहता है कि देखो ज़ुइंग ना बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हारे अंदर इतनी औकात नहीं है कि तुम यहाँ पर इसकी जान ले सको। तुम जाकर माउंटेन के पास जाओ, वहाँ का हर एक डीमन, हर एक जानवर जो है ना वो ज़ुइंग के नाम से डरता है, इतना खतरनाक ये शिकारी है। तो तुमको क्या लगता है कि इतनी आसानी से ज़ुइंग को तुम मार लोगे? तो ज़ुइंग कहता है उस भेड़िए से कि अरे अरे सीनियर, आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे, मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, इतनी तारीफ आपके मुंह से सुनकर मुझे मजा ही आ गया। तो वो वूचन ज़ुइंग से कहना चाहता है कि तेरे पास कुछ ना कुछ तो खास टैलेंट है, तेरे पास ये आया कैसे, तेरे पास इतनी पावर आई कैसे कि तूने यहाँ पर गॉड्स को मार डाला। तो ज़ुइंग कहने लग जाता है कि देखो, जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है, उसके अपनों के ऊपर मुसीबत आती है ना, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान कितना स्ट्रांग है कितना स्ट्रांग नहीं है, उसको हिम्मत दिखानी पड़ती है और अपना काम करना पड़ता है। इसलिए मैंने अपने रास्ते में आने वाले सारे के सारे गॉड्स की जान ले ली और अभी भी रुका नहीं हूँ, आगे और भी आएंगे तो और को मारूंगा। तो ये देखकर वो कहना चाहता है वूचन की यही तो तुझे बताता है कि तू एक डीमन है, तू नॉर्मल इंसान है नहीं, तू शैतान है और शैतान को जीने का कोई हक नहीं होता। इस वजह से तेरे ऊपर इतने सारे वारंट लगे हुए कि तुझे किसी भी तरह से पकड़ कर लाना है। तो जैसे ये लोग बात कर रहे थे ना, वहां पर वो जो सोल वगैरह भटकती है वो आकर पहुंच चुकी थी और इस जगह को पूरी तरफ से घेर लेती है। अब ये तीनों के तीनों उस सोल्स के बीच में जाकर फंस चुके थे, ना इधर जाने का रास्ता था ना उधर जाने का रास्ता था। ये जो सोल्स आगे बढ़ रही है ना एकदम लहर के साथ, इसको कहा जाता है नेदर रिवर। और वो जो भेड़िया था वो कहने लग जाता है कि ये नेदर रिवर जो है ना, ये रास्ते को कहीं और जा रही थी और ये उतनी ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं थी कुछ टाइम पहले, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं ना तो ये नेदर रिवर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और बहुत बड़ी हो गई है। मतलब रास्ते में आने वाले वो कई सारे लोगों को मारते जा रही है, जिसको भी वो मारती है उसकी सोल को अपने इस रिवर के साथ कनेक्ट कर लेती है। इस वजह से रिवर बढ़ते जा रही है। ऐसा ही रहा तो रास्ते में आने वाले हर एक सिटी सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। तो अब जिस घर के छत पर ये तीनों के तीनों छुपे हुए थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे ना, वहां पर वो सोल्स आने लग जाती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आ रही थी, वहां पर रखा होता है एक अजीब सा घंटा और जैसे वो सोल्स को महसूस करता है ना, घंटा जैसे बजता है वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था। फॉर्मेशन लिटरली इतना कमाल का होता है कि पूरा बैरियर लगा देता है इन तीनों के ऊपर और इस पूरे घर के ऊपर, जिस वजह से एक भी सोल वहां पर लौट कर नहीं आ पाती। ज़ुइंग और वो बाकी दोनों भी देखकर हैरान रह चुके थे कि ये क्या हुआ, ये घंटा क्या है और यहाँ पर ये चालू किया किसने। लेकिन जो भी हो कमाल कर दिया इसने हमारी जान बचा ली। हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हम जिस टेम्पल के पास आकर रुके हुए हैं तो बिल्कुल खंडर है, बिल्कुल वीरान है, यहाँ पर तो एक लाइफ का नामो निशान नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतना कमाल का घंटा किसने छोड़ दिया होगा जो इतना लाजवाब है कि सारे के सारे सोल्स को इतने यहाँ से गायब ही कर दिया। लिटरली कोई पीरियडलेस ट्रेजर है ये घंटा। ये घंटा जो लगा हुआ था ना, असल में एक नीचे कुआं होता है, कुएं के ऊपर लगा हुआ था। तो ज़ुइंग ये देखकर हैरान हो जाता है, वो सोचने लग जाता है कि जहां तक कि मेरा ख्याल जा रहा है ना, इस कुएं के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और शायद उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये घंटा लगाया गया था कि यहाँ पर कोई भी खतरा आकर कुएं के अंदर ना जा सके। लेकिन आखिर ऐसा क्या होगा कुएं के अंदर, क्या हो सकता है इसके अंदर जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतना कमाल का घंटा लगा हुआ है। अभी तो कोई अंदर गया भी नहीं था, लेकिन तभी कुएं के अंदर से ना अजीब सा ऑरा बाहर निकल कर आने लग जाता है और वो ऑरा जैसे इन तीनों के ऊपर फैलता है उनको अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। मतलब वो मदहोश होने लग गए थे, उनका होश खुद पर से खत्म हो रहा था और जिससे हिप्नोटाइज होते हैं ना वैसा ही होने लग गए थे ये लोग। और यही हिप्नोटाइज होने के बाद उस कुएं के अंदर चेन लगी होती है, उस चेन को पकड़कर ये तीनों की तीनों बाहर खींचने लग गए थे। मानो कि इनको अपने ऊपर होश नहीं है, बस इनको सिर्फ इतना पता है कि इनको चेन को खींचना है और अंदर जो भी चीज है उसको बाहर निकालनी है। तो यही काम करने में ये तीनों लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही वो जो चेन से जो चीज को खींच रहे थे वो लोग और ऊपर आने वाले थे ना, घंटे की पावर एक बार फिर से एक्टिवेट होती है और सीधा वो चीज जाकर नीचे गिर जाती है और ज़ुइंग और बाकी लोग अपने होश में आ चुके थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो इस कुएं के अंदर है ना वो बाहर ना निकल जाए, उसी वजह से ये घंटा लगा गया। तो जैसे वो बाहर आने के वाला था, घंटे ने अपनी पावर एक्टिवेट की, सबको होश में भी लाया और सारा का सारा जो सामान बाहर आया था वो वापस से अंदर चला गया। तो यही देखकर ज़ुइंग कहने जाते कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं भी यहाँ पर क्या कर रहा था, मुझे खुद पे होश भी नहीं था। लेकिन कुछ भी हो, ये घंटा कुछ बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, ये किस तरह से काम करता है मुझे वो ढंग से समझ में भी नहीं आ रहा। लेकिन जो भी है ये बहुत खतरनाक है और अच्छा हुआ कि यहाँ पर मैं बच गया और खुद के होश में आ गया। तभी वो जो फॉर्मेशन लगा हुआ था ना, जिसके बाहर मॉन्स्टर वगैरह और सोल्स वगैरह भटक रहे हैं, वहां पर एक बहुत ही अजीब सा, लिटरली इतना वो क्रीपी होता है कि देख के आपका मन विचलित हो जाए, ऐसा मॉन्स्टर आकर खड़ा हुआ था। और वो फॉर्मेशन के बाद खड़े होकर झांक रहा था कि कब ये फॉर्मेशन खत्म होगा, कब मैं इन तीनों को चबा जाऊंगा। ये जो भी मॉन्स्टर आया हुआ था इसका नाम होता है फैंटम डीटी और यहाँ पर फॉर्मेशन लगा हुआ था, इस वजह से तीनों की जान बच गई और वो मॉन्स्टर जो था यहाँ से चला गया। लेकिन अगर ये नहीं होता ना तो भाई सच में यहाँ पर खा जाता इन तीनों को। शक्ल देखकर तीनों की ऐसी फट गई थी कि बाप रे, ये इतनी घटिया और खतरनाक चीज हमने इससे पहले कभी जिंदगी में देखी भी नहीं थी। गहरी गहरी सांस लेते उसके जाने के बाद कि भाई ये कितना गंदा दिख रहा था। फाइट करने तो अलग की बात है, इसकी शक्ल देखकर हमें इससे फाइट करने का मन नहीं करेगा। लेकिन ये उनकी खुश फहमी ज्यादा टाइम तक चलती नहीं, क्योंकि वो जो फैंटम डीटी आया हुआ था ना, सीधा फॉर्मेशन को तोड़ता और अंदर अपना हाथी घुसेड़ लेता है। वो जो घंटा लगा हुआ था वो उस घंटे को ले जाना चाह रहा था, एक ही बार के अंदर उसने वो फॉर्मेशन को ही तोड़ कर रख दिया। तो ये देखकर ज़ुइंग कहना चाहता है कि ये जो फैंटम डीटी है ना वो घंटा चाहता है और जैसे ये फॉर्मेशन टूटे ना, सारी सोल्स अंदर आ रही है, लग गए तीनों के
तीनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे। वो तुरंत अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फैंटम डिटी के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ फायदा होता नहीं। ज़ुइंग, वो भेड़िया और वुचेन जो होते हैं, तीनों की तीनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने में लगे हुए थे। स्नेक डीमन जो था वो भी अपने आप को बचाने में लगा था, लेकिन दिक्कत ये हो जाती कि उसकी भी हालत खराब होने लग गई थी। कई सारे सोल्स का अटैक जाकर उसको लग चुका था, इस वजह से वो फाइट बैक भी नहीं कर पा रहा था। तो अब ज़ुइंग के ऊपर एक अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी थी और स्नेक डीमन को भी बचाने की जिम्मेदारी थी। इस वजह से उसको बहुत ही तकलीफ हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूँ तो करो क्या। स्नेक डीमन बेहोश और यहाँ पर ज़ुइंग को ही सब कुछ हैंडल करना पड़ा था। ऊपर से वो जो फैंटम डीटी होता है वो तो बिल्कुल पागल हो गया था उस घंटे को हासिल करने के लिए। वो किसी भी तरह से घंटा हासिल करना चाहता, मतलब साफ है कि घंटा कुछ तो कमाल का है, कुछ ऐसा जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से वो फैंटम डिटी यहाँ पर वो घंटा ले जाने में लगा हुआ था। ज़ुइंग कहना चाहता है कि जहां तक कि मेरा ख्याल जा रहा ना कि जो सोल जो भटक रही थी यहाँ पर नीदर रिवर की तरह, ये अपने आप अपना शेप चेंज नहीं किया है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं हो गया। मेरा ख्याल जा रहा है कि किसी ने जानबूझकर मार मार कर इस नीदर रिवर को सोल भेंट की है। मतलब कोई तो ऐसा है जो लोगों को मार रहा है और इस रिवर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये रिवर पूरी तरह से घंटे को अपनी चपेट में ले ले और घंटा यहाँ से निकाल कर वो बाहर ले जाए। जिससे होगा ये कि इस कुएं के अंदर जो चीज रह रही है ना वो बिंदास बाहर आ जाएगी। ये घंटा ही तो है जो कुएं के अंदर जो चीज है उसको रोकता है। अब घंटा नहीं रहेगा तो अंदर की चीज आराम से बाहर आ सकती है। यही काम यहाँ पर हो रहा है और हमें पता है कि ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही मास्टर जियांग और शीशान है। वही तो लोगों को मारकर इस नेदर रिवर को और बढ़ा रहे हैं ताकि अपना प्लान पूरा कर सके। हो सकता है कि यही वो लोग होंगे जो कि उस कुएं के अंदर जो चीज रखी हुई है उसको बाहर निकालना चाहते हैं। ज़ुइंग के ख्याल में वो जो अंदर कुएं की चीज रखी हुई है ना वो एक कॉफिन है। अब किसका कॉफिन है वो कोई नहीं जानता, लेकिन वही बाहर निकालने की प्लानिंग चल रही है। फैंटम डीटी भी हो सकता है कि उसी शीशान के ही साथ होगा और वो भी यहाँ पर आया है वो घंटे को निकालने के लिए। वो इतना स्ट्रांग है तो घंटे को तो आराम से वो निकाल ही सकता है। इसी वजह से वो ये काम करने में लगा हुआ था और यही चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी बाकियों में कि आखिर ऐसा क्या है उस कॉफिन के अंदर जिसको बाहर निकालने के लिए इतनी तैयारी चल रही है। देखते ही देखते वो जो घंटा था वो अपनी खुद की पावर को एक्टिवेट कर लेता। मतलब इतना वो परेशान हो चुका था इन डीमन वगैरह से कि उसने खुद अपनी पावर को एक्टिवेट किया और खुद से ही वो यहाँ पर सभी के ऊपर अटैक करने लग गया था। लिटरली मानो ऐसा लग रहा था कि घंटे के अंदर जान है और जिसको देख रहा था वो खुद अपने हिसाब से अटैक करता जाता उनके ऊपर। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए बाकी छोटी छोटी सोल्स जो होती है ना वो उस चीज को बाहर निकाल लेती है, मतलब कॉफिन को बाहर निकाल लेती है कुएं के अंदर से। ज़ुइंग कहना चाहते हैं कि भाई लगता है कि हो गई मुसीबत, बहुत बड़ी जो काम नहीं होना था वो हो गया। मेरा भी यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तो वो अपनी जान बचाकर और स्नेक डीमन को उठाकर वहां से भागने की कोशिश करा था। बाकी वुचेन और वो जो भेड़िया था वो भी अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। लेकिन कहाँ जाएंगे ये लोग, जहाँ नजर जाती है ना वहाँ खाली नेदर रिवर ही होता और सोल्स ही होती जो इनको मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो जैसे ही वो नेदर रिवर इन सभी को अपने चपेट में लेता और इनकी जान चली जाती कि तभी वहां पर कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जिस वजह से सारी सोल नेदर रिवर सब कुछ यहाँ पर गायब हो गया था। माहौल एकदम ठंडा हो जाता है। ज़ुइंग तो कहना चाहता है कि लगता है मैं मर गया और आफ्टर लाइफ के अंदर जा चुका, इसलिए सब कुछ यहाँ पर शांत हो गया। लेकिन जब वो अच्छे से देखता था वो कहता है कि अरे मैं तो जिंदा ही हूँ, कुछ तो ऐसा यहाँ पर आया जिसने सब कुछ को एकदम शांत कर दिया। यहाँ से सारे मॉन्स्टर वगैरह तो गायब हो चुके थे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से वो घंटा भी गायब हो गया था। ज़ुइंग कहना चाहते कि हुआ क्या यहाँ पर, क्या हुआ यहाँ पर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर ये अच्छी बात है कि मैं अभी तक के जिंदा हूँ। और तब जब यहाँ पर ज़ुइंग सामने की ओर देखा है ना उसकी आंखें बस खुली की खुली रह जाती है। वो लिटरली अपनी आंखें बंद ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने चीज ही ऐसे देख ली थी कि आंखें बंद कैसे करेगा, क्योंकि सामने लेटी हुई थी एक इतनी ज्यादा सुंदर लड़की जिसका हिसाब नहीं था। उसका ऑरा ऐसा, उसकी सुंदरता ऐसी कि 1000 कदम 1,00,000 कदम दूर से भी कोई उसको देखकर उसका दीवाना हो जाए। इस लड़की का नाम था किनबी। जैसे ही किनबी अपनी आंखें खुली थी और सामने देखती है ना वो कहने लग जाती कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं 3000 साल बाद उठूंगी और मुझे मेरी आंखों के सामने ये ज़ुइंग पहली बार नजर आएगा। वो शायद ज़ुइंग को नहीं जानती लेकिन उसको देखकर वो देखती ही रह गई थी कि इतने सालों बाद जिंदा होने के बाद मुझे ये पहला इंसान नजर आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभी कॉफिन के अंदर से बाहर निकला है ना वो यही जो किंग बी थी। किंग बी ही बाहर निकल कर आई होगी कॉफिन से और इसी को उसके अंदर ट्रैप करके रखा गया होगा। और ये डाउट बिल्कुल कंफर्म भी हो जाता है क्योंकि उसी टाइम वो जो किंग बी थी ना वो वापस से अपने कॉफिन के अंदर चली जाती है और कॉफिन के अंदर जाने के बाद वो वहां से बाहर निकल के जा चुकी थी, मतलब वो आगे के सफर में निकल जाती है। ज़ुइंग देखकर समझ चुका था कि अच्छा तो मैं अब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि उस कुएं के अंदर इसी किंग बी को ट्रैप करके रखा गया था। क्यों ट्रैप करके रखा गया था, क्या मकसद था इसके पीछे कोई नहीं जानता। पर अच्छी बात यह है कि वो आजाद हो चुकी है और इतने सालों बाद आजाद होने के बाद भी वो कितनी ज्यादा सुंदर है। मैं तो बिल्कुल दीवाना हो गया उसका। उसके ऊपर से मेरी आंखें नजरें हट ही नहीं रही। शायद इतनी सुंदर लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा हूँ, इतनी ही प्यारी है वो। हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता चला कि ये जो किनबी आजाद हुई है क्या ये
अच्छी लड़की है, क्या ये एक डीमन है जो दुनिया को बर्बाद कर देगी, ये सब तो अभी हम बिल्कुल भी नहीं जानते, पर देखने में बवाल चीज है ये तो कंफर्म हो गया था। तो जैसे ही यहाँ से गया था ना, वो भेड़िया जो था और जुइंग दोनों एक दूसरे को देखकर भड़क जाते हैं। मतलब उनको अपना मिशन याद आ गया था कि भेड़िया आया था जुइंग को पकड़ने के लिए और जुइंग था यहाँ पर तैयार भेड़िया से बचने के लिए। तो अब सोल तो चली गई, तो ये लोग अपना मिशन चालू कर देते हैं। वो भेड़िया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जुइंग से कहना चाहता है कि देख जुइंग, मेरा एक टांग चली गई, ये सोल वगैरह से फाइट करते हुए मैंने अपनी एक टांग को खो दिया, लेकिन अगर तू भी यहाँ पर इस स्नेक डीमन को छोड़कर भागता है ना, तो तू भाग सकता है, मैं तुझे नहीं पकड़ पाऊंगा, मेरी स्पीड बहुत कम हो गई है। पर इसको साथ में लेकर जाएगा तो फिर तो तू स्पीड से भाग ही नहीं सकता और आराम से मैं तुझे पकड़ लूंगा। तो वही कहना चाहते हैं कि तुझे लगता है कि मैं अपने इस स्नेक डीमन दोस्त को छोड़कर यहाँ से जाऊंगा? कभी भी नहीं, मैं इसको छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। जब मुझे जरूरत पड़ी तो ये मुझे छोड़कर गया क्या? मुझे ही बचाते हुए इसको इतनी ज्यादा चोट लगी और ये बेहोश पड़ा हुआ है, तो तुमको सच में लगता है कि मैं इसको छोड़कर चले जाऊंगा? तो ये देख कर वो भेड़िया कहना चाहता है कि अब तो मुझे कंफर्म लगने लग गया है कि तू एक नॉर्मल इंसान है, तू भी एक डीमन ही है, तभी तो तेरी दोस्ती इतनी अच्छी है उस डीमन के साथ। एक डीमन ही दूसरे डीमन से अच्छी दोस्ती करता है ना, वही हाल तेरा भी है। तो अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लग गए थे और जैसे दोनों के साथ फाइट होती है, यहाँ पर वो भेड़िया देखकर कहना चाहता है कि जुइंग, तेरी स्ट्रेंथ जो है ना वो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है, तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर पा रहा है इतनी सारी फाइट करने के बाद सोल से कि उसका कोई जवाब ही नहीं। तुझे कमजोर करने के लिए तेरे हाथ या पैर किसी में से किसी एक चीज को तो काटना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर तू शांत होगा। और वैसे भी मैं तो एक ही टांग से लड़ रहा हूँ, तो तेरी भी एक टांग कर देता हूँ ना, तो बराबर का बैटल होगा। ये भेड़िया एक टांग पर था लेकिन फिर भी फाइट तो बहुत अच्छी करा था, बहुत बढ़िया वो टक्कर दे रहा होता है जुइंग को, क्योंकि एक टांग नॉर्मल है उसकी, दूसरी टांग वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई लेकिन अंदर से वो टूट चुकी है। ऐसा रहता ना कि टांग कट कर अलग हो गई, वैसा सीन नहीं है, बस अंदर से टूटी हुई टांग है। तो उसी के दम पर वो यहाँ पर फाइट अच्छे से कर पा रहा था। तो यही मौका देखकर जुइंग जो होता है वो उस टूटी हुई टांग के ऊपर ही अटैक करता है, जिससे होता है कि छोटे ही अटैक करने में उस भेड़िए को तकलीफ बड़ी ज्यादा हो रही थी और वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अपने आप को ढंग से बचा नहीं पाता। भेड़िया कहना चाहता है कि तुझे क्या लगता है कि मेरी एक टांग टूटी हुई तो क्या मैं आसानी से हार जाऊंगा? कभी भी नहीं, मैं अभी भी यहाँ पर तुझे मारने का जिक्र रखता हूँ। मेरे पास मैं तुझे बहुत मारता हूँ, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरी स्किन छील दूंगा। जब सोल यहाँ पर आ गई थी दोनों कितने अच्छे से दोस्ती दिखा रहे थे कि अरे भाई एक दूसरे के यार है, एक दूसरे को मदद करते हैं। और जैसे सोल चली गई ये लोग अपने मिशन में लग गए, मतलब वफादार है अपने अपने मिशन के ये लोग। तो जुइंग भी उससे कहना चाहता है कि अच्छा डायलॉग मारना बंद कर दे और तू मुझे दिखा जरा कि तेरे अंदर कितनी ताकत है, तू मेरे सामने कितना ही टिक पाता है, तू अपनी मौत को ही दावत दे रहा है यहाँ पर मुझसे पंगा लेकर, इसलिए थोड़ा सोच समझ लिया करके किससे पंगा ले रहा है, क्या कर रहा था यहाँ पर। तो इसके बाद देखते देखते उन दोनों का बैटल एक बार फिर से शुरू हो जाता है, जहाँ पर जुइंग तो बहुत मारता है, लिटरली वो इतना मारता है उस भेड़िए को कि भेड़िए की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन भेड़िया भी कम नहीं था, वो भी दो चार खींच कर अटैक मारता है उसे जुइंग के ऊपर, जिस वजह से जुइंग की भी हालत खराब होने लग गई थी। लेकिन जैसे यहाँ पर ये फाइट हो रही थी वहां पर वही ऑफिसर आ जाता है जिसको जुइंग ने कुत्तों की तरह मारा था और यहाँ पर आने के बाद वो देखकर कहने लग जाता है कि मुझे मार कर मेरी वाट लगा कर देख, अब तू भी यहाँ पर मार खा रहा है जुइंग, भेड़िए को तू नहीं हरा पाया था, तू करेगा क्या? तो ये देखकर जब वो भेड़िया देखता है ना कि यहाँ पर वो ऑफिसर भी आकर पहुंच चुका, तो वो कहने लग जाता है कि अब तो 3 लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं। वो वूचेन तो वैसे भी यहाँ पर मेरे खिलाफ ही था इस जुइंग को पकड़ने के लिए, जुइंग ऑलरेडी मेरे खिलाफ है और ये ऑफिसर जो है वो भी तो यहाँ पर उसी वूचेन से मिला हुआ है। तो 3 लोग मेरे खिलाफ है ना, तो मैं अपना ये मिशन कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि वैसे भी मेरी एक टांग खत्म है। तो जुइंग से कहना चाहता है वो कि जुइंग तेरी किस्मत अच्छी थी कि आज मैं तुझे छोड़कर यहाँ से अपनी जान बचाते हुए भाग रहा, आइंदा कभी मौका मिलेगा ना तो मैं तुझे पकड़ने के लिए जरूर आऊंगा। वो तो वहां से भाग चुका था। अब यहाँ पर जुइंग के सामने 2 बंदे थे, एक वो ऑफिसर जो कि पहले से इसकी कल्टीवेशन खराब है, जुइंग ने उसकी वार्ड लगा दी थी वो, और दूसरा वूचेन जो कि अभी थोड़ा तो अधमरा पड़ा हुआ है। तो अब ये दोनों से यहाँ पर जुइंग को मुकाबला करना होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जुइंग के ऊपर भी अटैक लगा, वो थोड़ा सा इंजर्ड है। लेकिन अब यहाँ पर जुइंग क्या करेगा, कैसे अपने आप को बचाएगा, वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो एपिसोड के लास्ट में हमें ना एक छोटा सा इन्फो दिया जाता है की रिफाइनर के बारे में। मतलब वो जो किन भी है ना वो भी एक की रिफाइनर है, तो उसके बारे में बताया जाता है कि की रिफाइनर जो होते हैं वो काफी अलग होते हैं नॉर्मल गॉड्स से। वो सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं की एनर्जी के ऊपर, और ये की एनर्जी लेते हैं एकदम प्योर वाली, हेवन और अर्थ वाली, जिसके जरिए वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं। देखा जाए तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं एक नॉर्मल गॉड से या एक नॉर्मल डीडी से, उनसे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसा ये भी नहीं कहा जा सकता कि हर एक जो की रिफाइनर होता है वो बुरा ही होता है या फिर वो हर एक की रिफाइनर अच्छा होता है। उनका कल्टीवेशन पाथ जो होता है वो ज्यादा डिपेंड करता है की एनर्जी के ऊपर, सन के ऊपर, मून के ऊपर और स्टार की पावर के ऊपर। ये 4 तरह की खास पावर वो लोग इस्तेमाल करते हैं। वो अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ अच्छाई दिखाते हैं, किसके साथ बुराई दिखाते हैं। तो इतनी तो हिंट हमें किन भी के बारे में मिल गई। हो सकता है कि वो अच्छी हो सकता है कि वो बुरी हो, लेकिन असल में उसका मकसद क्या है, 3000 साल बाद बाहर निकलने के बाद, जिंदा होने के बाद वो करेगी क्या, ये तो सब हमें आगे के एपिसोड में पता चलने वाला है। क्योंकि इस सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।